हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। मैं डेली 3 बजे लेके आती हूँ पेपर 2 कॉमर्स की क्लास। तो जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 कॉमर्स से, तो वो मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक की क्लासेस में हमारी हो चुकी हैं तो कुल मिला के 16 क्लासेस, जिनमें हमने 2 चैप्टर्स कवर किए हैं यूनिट फर्स्ट के। यूनिट फर्स्ट है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके हमने 2 जो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट आपका इंटरनेशनल बिजनेस एंड इट्स कॉन्सेप्ट एंड सेकंड थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। इनको हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। अब कल की क्लास से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 3 जो है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स कंटिन्यू क्लासेस लेना चाहते हैं वो जाके ये टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा ग्रुप है, इनको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक अवेलेबल हो जाती है क्लासेस जो भी हेड होती है उनसे रिलेटेड। साथ ही साथ ये जो पेपर 2 है, इनकी ये जो सब्जेक्ट्स हैं पेपर 2 के नेट जेआरएफ के, ये सभी आपके अवेलेबल है फिलर फॉर्म प्लेटफॉर्म पे। तो जो स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये क्लासेस ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। हमारा चल रहा है टॉपिक WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसके हमने कुछ बेसिक्स देखे थे और आगे फिर आज हम बात करेंगे और भी बेसिक्स ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। कल की क्लास में हमने बात की थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कब स्थापना हुई थी। WTO एग्जिस्टेंस में आया था 1 जनवरी 1995 को, तो ध्यान में रखिएगा इसको। साथ ही फिर हमने बात की थी विश्व व्यापार संगठन की कुछ हेडक्वार्टर्स, फाउंडेड, पर्पस, मेंबरशिप, उद्देश्य, बजट, मुख्यालय, इन सब के बारे में हमने कुछ डेटा थे उनके बारे में डिस्कस किया था। आई होप यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया था। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन WTO एंड गैट आपका कब आया था बताओ जल्दी से मुझे। 1947 में आया था। मैम, गैट को ही तो एक्सटेंड करके उत्तराधिकारी के रूप में कौन आया, किसकी स्थापना हुई? WTO की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1995 में। ठीक है, तो जब गैट कार्यरत था, जब गैट कार्य करता था, तब किस तरीके से कार्य होता था, और फिर जब WTO आ गया तब किस तरीके से कार्य हो रहा है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक एक करके पॉइंट स्टार्ट करते हैं और इनको समझते हैं। चलिए, फर्स्ट है आपका कि जो गैट है उसके बारे में बोला है कि गैट इज जस्ट अ मल्टीलेटरल ट्रीटी एंड एग्रीमेंट। जो आपका गैट है वो क्या था? सिर्फ एक संधि थी, एक समझौता था। ठीक है, कहने का मतलब कि गैट जब बना था तो आपस में जो डिसाइड हुआ था कंट्रीज के बीच वो एक एग्रीमेंट था। ठीक है, वो संधि हुई थी, समझौता हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मैंने हिंदी में भी मेंशन किया है यहाँ पे, तो पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर मैं आपको वो दिखाती हूँ आगे। ठीक है, और जो WTO है वो क्या था? जैसे गैट तो था आपका एग्रीमेंट, वैसे ही WTO क्या था? एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद मेंबरशिप। देखिए, गैट में तो कंट्रीज़ की संधि थी, ठीक है, और WTO में जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में क्या थे? सदस्य थे। एक विश्व व्यापार संगठन बन गया था, विश्व का संगठन था जिसमें कंट्रीज़ क्या थी? सदस्यता थी। जो कंट्रीज़ इसकी मेंबर है वहाँ उसके जो WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उन कंट्रीज़ पे लागू होते थे। किसको लेके? व्यापार को लेके। ठीक है, तो गैट और WTO में ये मेजर डिफरेंस है कि जब गैट्स की स्थापना हुई थी तो एक संधि, एक समझौते के रूप में हुई थी, एक एग्रीमेंट था वो। ठीक है, और जब WTO है वो एग्रीमेंट नहीं था, वो क्या था आपका? वो था आपका एक संगठन बन गया था जिसमें मेंबर्स थी कंट्रीज। ठीक है, आई
होप समझ में आया है आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट गैट का कि ये एक बहुपक्षीय संधि, एक समझौता था, जबकि जो WTO है वो क्या था, सदस्यता के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। तो ये पहला डिफरेंस है WTO और गैट के बीच। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। देखिए, गेट अप्लाइड ऑन प्रोविजनल बेसिस। गेट अप्लाई होता है प्रोविजनल बेसिस प्रोटोकॉल पे फॉर प्रोविजनल एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो जो आपका गेट है वो अप्लाई होता है प्रोविजनल बेसिस पे। कहने का मतलब अगर किसी कंट्री को किसी रूल से लेके कोई प्रॉब्लम होती थी गेट के अंडर में, तो वो क्या करता था, प्रस्ताव पारित कर देता था कि मुझे इस रूल से प्रॉब्लम है। तो फिर सारे बैठ के जो एग्रीमेंट हुआ है वो सब, जिन्होंने संधि की है वो सब बैठ के उस पर चर्चा करते थे और फिर कुछ कंक्लूजन निकालते थे। मतलब कि इसमें फ्लेक्सिबल रहती थी चीज़ें, फिक्स नहीं रहती थी, प्रोविज़न चेंज हो सकते थे, ठीक है। जबकि आपका जो WTO है उसमें क्या है कि कोई भी प्रोविज़न आपका एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। पहले से जो आपके रूल बना दिए गए हैं किसी व्यापार से संबंधित प्रक्रिया को लेके, वही आपके कंटिन्यू रहेंगे। कोई भी देश आके अपनी दादागिरी यहाँ पे नहीं चला पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंस भी था कि जो गेट था उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी रूल्स में, बट जो WTO है उसने फिक्स अगर रूल बना दिया तो वही आपका रहेगा। किसी कंट्री का वहाँ पे कोई ज़्यादा अधिकार नहीं होगा। नो प्रोविजनल एप्लीकेशन, नो ग्रैंडफादर्स राइट, ठीक है। कोई दादागिरी नहीं चलेगी किसी भी देश की। आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या डिफरेंस है गेट और WTO के बीच। गेट कंसर्न विथ टैरिफ बैरियर इन ट्रेड ऑफ गुड्स। एक तो गेट में जो भी चीज़ें होती थी, जिसों पे ध्यान देता था, वो थी सारी की सारी टैरिफ बैरियर से रिलेटेड। दो टाइप के रुकावटें, अवरोध हमने पढ़े थे ना, एक तो टैरिफ बैरियर और एक नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर प्राइस से रिलेटेड होता है, राइट। तो जो आपका गेट था जब कार्यरत, तो वो किस पे काम करता था, सिर्फ टैरिफ बैरियर पे ध्यान देता था। साथ ही साथ इसकी जो भी चीज़ें होती थी वो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड, यानी कोई प्रोडक्ट, कोई सामान से रिलेटेड होती थी, उसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं होती थी, ठीक है। गेट में सिर्फ गुड्स इंक्लूडेड रहते थे और साथ ही साथ सिर्फ टैरिफ बैरियर इसमें इंक्लूड रहता था। उसी से रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजंस बनाए, रूल्स बनाए जाते थे कि किस तरीके से सिर्फ टैरिफ बैरियर ज़्यादा कम करना है, उसी पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, ठीक है। जबकि आपका WTO जब एग्जिस्टेंस में आया उसके बाद से रूल्स बनने लगे नॉन टैरिफ बैरियर्स के रिगार्डिंग भी, साथ ही साथ सर्विसेज। मैंने कहा था ना गेट में सिर्फ गुड्स इंक्लूड होते थे, बट WTO में गुड्स के साथ साथ सर्विसेज में इंक्लूड होने लगी। और साथ ही आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार है, वो भी इंक्लूडेड होने लगे। उनसे रिलेटेड भी प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस WTO के अंडर में बनाए जाने लग गए, ठीक है। फिर है लास्ट आपका फोर्थ पॉइंट, क्या, गेट में वेरी वीक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। मतलब जो भी विवाद हो जाते थे आपस में कंट्रीज के बीच, उसके रिगार्डिंग जब कोई भी कंक्लूजन निकाला जाता था विवाद को निपटाने के लिए, विवाद के निपटारे के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, गेट के अंडर में वेरी वीक था। मतलब वो अच्छे से कोई भी सॉल्यूशन पे नहीं निकल के आ पाता था गेट, ठीक है। जबकि WTO की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, WTO के अंडर में कोई भी अगर कंट्रीज, दो कंट्रीज या एक कंट्री का किसी अन्य कंट्री के साथ विवाद हो रहा है, तो WTO के अंडर में उसका सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। दोनों के बीच में विवाद का निपटारा अच्छे से किया जाता है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो यहाँ मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेट और WTO के बीच, ठीक है। तो पहला मैंने क्या बताया कि जो WTO है मेंबरशिप के अकॉर्डिंग कार्य करता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। और जो गेट था वो सिर्फ एक समझौता था, एक संधि, एक एग्रीमेंट था, ठीक है। और फिर गेट क्या करता है, गेट में प्रोविजन बेस्ड था, जबकि जो WTO है उसमें किसी भी कंट्री की खुद से कोई दादागिरी नहीं चल पाती है,
ठीक है। फिर हमने बात की गैट सिर्फ गुड्स पे, सामान से संबंधित है, माल के व्यापार से, और साथ ही साथ किस पे फोकस करता है, सिर्फ टैरिफ बैरियर्स पे, टैरिफ बाधाओं से संबंधित है। जबकि जो आपका WTO है वो गैर टैरिफ बाधाएं, सेवा में व्यापार और बौद्धिक संपदा अधिकार, इन सब पे भी फोकस करता है। ठीक है। और जो गैट का जो विवाद निपटान तंत्र है वो बहुत ज़्यादा कमजोर था, जबकि जो WTO है उसका बहुत ज़्यादा मजबूत विवाद निपटान तंत्र था। ठीक है। आई होप गैट और WTO में क्या क्या डिफरेंसेस, क्या क्या अंतर है, आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं द फंडामेंटल प्रिंसिपल WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के जो कुछ मौलिक सिद्धांत हैं कि किन सिद्धांतों पे चल के जो विश्व व्यापार संगठन है उसके सारे मेंबर्स आपस में मिलकर कार्य करते हैं। ये 3 सिद्धांत मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो चलिए हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट है आपका रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी, डोंट वरी, ये भी आपके लिए हिंदी में मैं लेके आई हूँ। रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी मीन्स पारस्परिकता। अब आइए समझते हैं इसको अच्छे से कि म्यूचुअल लोअरिंग टू ट्रेड बैरियर्स, कहने का मतलब 10 कंट्रीज दैट लोअर देयर टैरिफ्स could expect their trading partners to do the same। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि WTO किस पे क्या काम करता है, फ्री फ्लो, यानी 2 देशों के बीच क्या हो सके, व्यापार बिना किसी अवरोध के हो सके। तो इसके लिए क्या कदम उठाया जाता है, मेजर थिंग क्या होती है कि बैरियर्स को क्या किया जाए, कम किया जाए, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को क्या किया जाए, कम किया जाए। अब मान लीजिए एक कंट्री WTO के रूल्स फॉलो कर रही है, वो इसकी मेंबर है, मतलब वो फॉलो कर रही है कि हाँ भाई हम अपनी कंट्री के जो टैरिफ्स हैं उनको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ताकि हम व्यापार कर सके, हमारा देश भी इंपोर्ट कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने तो आयात करने में छूट दे दी पर दूसरे देश ने क्या किया, उसने नहीं माना, रूल्स नहीं माने, उसने नहीं लगाया, उसने तो उल्टा और बढ़ा रखा है अपना टैरिफ। ऐसे नहीं चलेगा। अगर कंट्रीज में आपस में ये डिस्कस हुआ है कि हमें टैरिफ बैरियर को कम करना है, अपने व्यापार को बढ़ाना है, तो दोनों ही देशों को क्या करना पड़ेगा, आपस में जब वो व्यापार कर रहे हैं तो टैरिफ को कम करना पड़ेगा। कहने का मतलब पारस्परिकता के साथ आपस में मिलके कार्य करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक कंट्री ने तो अपने आयात पे रोक नहीं लगाई है, टैरिफ नहीं लगाए, पर दूसरी कंट्री ने लगा लिए। अब एक कंट्री के तो एक्सपोर्ट भी कम हो जाएंगे ना, क्योंकि दूसरी कंट्री वहाँ से खरीद ही नहीं रही है, तो इससे तो एक कंट्री को नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छे से व्यापार करना है कंट्रीज में, तो आपस में मिलके पारस्परिकता के साथ जो टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स अवरोध है उनको हटाना पड़ेगा। सिर्फ एक कंट्री के हटाने से नहीं काम चलेगा, जितने भी मेंबर्स कंट्री है सबको क्या करना पड़ेगा, जो आपस में ट्रेड कर रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा अवरोधों को, चाहे वो टैरिफ हो चाहे वो नॉन टैरिफ हो। ठीक है, समझ में आया रेसिप्रोसिटी? आइए समझाती हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे कि पारस्परिकता, फर्स्ट सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे काम करेगा WTO, पारस्परिकता के सिद्धांत पे। व्यापार बाधाओं को पारस्परिक रूप से कम करना। इस प्रकार जिन देशों ने अपने टैरिफ कम किए हैं वे अपने व्यापारिक भागीदारों से भी ऐसा ही करने की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? वही बात मैंने बोली कि अगर एक देश कम कर रहा है तो वो उम्मीद भी ये करेगा कि जिसके साथ हम व्यापार कर रहे हैं वो भी कम करे, वो भी हमारा माल खरीदे, तभी तो हमें भी फॉरेन करेंसी आएगी, हमें भी थोड़ा बेनिफिट होगा, हमारा भी BOP बढ़ेगा। सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट है, राइट? तो दोनों देशों को अगर आपस में लाभ चाहिए है तो दोनों को अपने अवरोधों को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका पहला सिद्धांत। अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की। क्या कहती है दूसरा जो आपकी सिद्धांत है कि WTO किस तरीके से काम करता है? चलिए, दूसरा है आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN। अब इसका क्या मतलब है मोस्ट फेवर्ड नेशन का? देखिए, द MFN प्रिंसिपल होल्ड्स दैट द टैरिफ प्रेफरेंस ग्रांटेड टू वन स्टेट मस्ट बी ग्रांटेड टू ऑल अदर्स। इन अदर वर्ड्स देयर कुड बी नो फेवर्ड नेशन अमंग मेंबर्स। क्या सेंटेंस बोल दिया, हम कुछ समझ नहीं है यार। चलिए इसको समझते हैं, समझाती हूँ मैं आपको स्टूडेंट्स।
मान लीजिए कोई एक कंट्री है, ठीक है, किसी भी देश को हम लेके चल सकते हैं, उसका दूसरे देश के साथ संबंध अच्छे हैं, चाहे वो आपका पड़ोसी देश हो सकता है या कोई अन्य कोई देश, आपकी उसकी गवर्नमेंट के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, और वहीं एक ऐसा नेशन है जिसके साथ आपके बिल्कुल अच्छे संबंध नहीं है, मतलब आप ज़्यादा उसके साथ ट्रेड भी नहीं करना चाहते हो। दो तरीके की ऐसी सिचुएशन है कि एक देश के साथ तो आपके संबंध बहुत अच्छे हैं और एक देश के साथ आपको कुछ लेना देना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो अब आप जिस देश के साथ आपके संबंध अच्छे हैं उसके साथ आप ज़्यादा व्यापार करना चाहेंगे, और उसके लिए आप क्या कर देंगे कि टैरिफ भी कम लगाएंगे उस देश के लिए, राइट। और फिर आप क्या आप ऐसा कर सकते हैं फिर कि जिस देश से आपको कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं रखना है, उस देश के लिए आप टैरिफ ज़्यादा लगाओगे, मतलब वहाँ पे आप टैक्स ज़्यादा रखोगे? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए मोस्ट फेवर्ड नेशन में कुछ कैटेगरीज शामिल की जाती है कि ये देश के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और इनसे हम क्या करेंगे, ज़्यादा ट्रेड करेंगे और इनके लिए हम टैरिफ इस तरीके से रखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार उस लिस्ट में जिन जिन देशों का नाम आपने शामिल कर लिया, फिर उन सभी देशों के लिए, मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन आप कह सकते हैं, एक लिस्ट हो सकती है जिनमें आप शामिल करोगे कि इन देशों के साथ हम अच्छे से व्यापार करेंगे। बट मान लीजिए कुछ टाइम बाद अगर आप उनसे ज़्यादा व्यापार नहीं भी करना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि उनके लिए हम टैरिफ ज़्यादा रख दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इस लिस्ट में आपके जितने भी नेशन ऐड होंगे, जितने भी देश आपके ऐड होंगे, उन सब के लिए आपको बराबर क्या रखना पड़ेगा, शुल्क रखना पड़ेगा, चाहे वो टैरिफ बैरियर हो चाहे वो नॉन टैरिफ बैरियर हो। ऐसा नहीं कर सकते कि एक देश के लिए तो आप ज़्यादा रख रहे हो और दूसरे देश के लिए आप कम रख रहे हो, ऐसा भेदभाव इसमें नहीं चलेगा। अगर एक बार आपने किसी नेशन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया है तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर वो उस लिस्ट के अंदर नहीं है तब आप टैरिफ डिफरेंस रख सकते हो, लेकिन उस लिस्ट में जितने भी नेशन के नाम हैं उन सब के लिए आपको टैरिफ इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल बनाया है, नियम बनाया है WTO ने, ठीक है। तो WTO के जितने भी मेंबर्स हैं उनको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी कि जैसे मान लीजिए इंडिया के कुछ मोस्ट फेवर्ड नेशन है, व्यापार अच्छा होता है, जो इंक्लूडेड है उसमें जापान है, अमेरिका है, अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इसमें इंक्लूड है। तो उन सब के लिए उनको टैरिफ, इंडिया को टैरिफ सेम ही रखना पड़ेगा, वो फिर अलग अलग नहीं रख सकते, ठीक है। आई होप क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना कि मैम पर्टिकुलर थिंग, बाकी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन इज़ डिफरेंट और उसके अलावा जो नेशन है वो डिफरेंट, ठीक है। तो जो मोस्ट फेवर्ड हैं उनके लिए क्या कि मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत यह मानता है कि एक राज्य को दी गई, एक राज्य से मतलब यहाँ एक देश से है, ठीक है, दी गई टैरिफ वरीयता अन्य सभी को भी दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में वे सदस्यों के बीच ईस्ट राष्ट्र नहीं बन सकते हैं। कहने का मतलब एक देश तो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है आपकी कंट्री से, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध है, और एक थोड़ा मतलब ठीक है, थोड़ा सा मतलब हाँ हाय हेलो है, बस इतना ही है। होता है ना ऐसा फ्रेंड्स में कि एक तो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, क्लोज फ्रेंड होता है, और बाकी क्लासमेट्स होते हैं उनसे बस हाय हेलो रहता है, ठीक है, लेकिन वो है तो सभी क्लास के ही ना, उनके लिए हमें टैरिफ सबके लिए सेम ही रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर दूसरी क्लास हो तो उसके लिए टैरिफ डिफरेंट रख सकते हैं, लेकिन खुद की क्लास के लिए चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, क्लोज फ्रेंड हो या ना हो, पर सभी क्लासमेट्स के लिए क्या रखना है, टैरिफ सेम रखना है। इससे आप इजीली लर्न रख सकते हो माइंड में इंटरकनेक्ट करके, ठीक है। आई होप अभी अच्छे से क्लियर है। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है। बोलते हैं नेशनल ट्रीटमेंट। अब आइए इसको समझते हैं अच्छे से, क्या है ये कि नेशनल ट्रीटमेंट मीन्स मतलब राष्ट्रीय उपचार का क्या मीन है यहाँ पे, दैट फॉरेन गुड्स आर ट्रीटेड इक्वली विद डोमेस्टिक गुड्स। मतलब जो गुड्स इंपोर्ट होके आपके देश में आ रहे हैं वो कैसे ट्रीट किए जाएंगे, जो आपके घरेलू गुड्स हैं उसी की तरह ट्रीट किए जाने चाहिए। आगे देखिए, and that countries are not able to enact such policies कि उन जो कंट्री को कोई भी इस तरीके की पॉलिसी बनाने का प्रावधान नहीं है कि दैट गिव देयर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनी एडवांटेज ओवर फॉरेन प्रोडक्ट। अब समझाती हूँ कहने का मतलब कैसे।
मान लीजिए एक तो है हमारे इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में मिलती है आसाम की चाय पत्ती, बहुत बढ़िया आसाम की है चाय पत्ती, ठीक है, दार्जिलिंग की आसाम की, जो हमारी घरेलू खुद की है, ठीक है। एक मान लीजिए हम इंपोर्ट करते हैं बहुत अच्छी अलग कोई किसी देश की चाय है, चाय पत्ती है, ग्रीन टी है या फिर अलग कोई है, उसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, किसी दूसरे देश से। अब दोनों में हम कोई डिफरेंस नहीं रख सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि जो हमारे देश की चाय पत्ती है उसको हम ज़्यादा मतलब उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार कराएंगे मार्केट में, और जो इंपोर्ट होके आ रही है उसको हम बोल देंगे नहीं ये तो दूसरे देश की है, इसको आप खरीदो तो खरीदो लेकिन आप प्राइमर थिंग किसको दो, अपने देश के को दो। ये ऐसा प्रचार प्रसार हम नहीं कर सकते हैं। जो आपकी चीज़ इंपोर्ट होके आ रही है और जो आपकी खुद की घरेलू है, दोनों को सेम क्या देनी है, प्रेफरेंस देनी है। ये सिद्धांत आपका यही बोलता है कि आपको दोनों ही मतलब जो इंपोर्ट होके आ रही है उसको भी और जो आपकी खुद की घरेलू है उसको भी, दोनों को ही क्या देना है, सेम प्रेफरेंस देनी है। मान लीजिए यहाँ पे हमारी पैदावार हो रही है चावल की और हम बाहर से भी चावल मंगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं ना कि बाहर वाले हम बाद में यूज़ करेंगे, कि उनको रख देंगे, मतलब उनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को सेम मार्केट में लाया जाना चाहिए, उनकी प्राइस उसी अकॉर्डिंग रखी जानी चाहिए और फिर उनको बेचा जाना चाहिए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रमोट करना चाहिए, दोनों ही गुड्स को, या फिर दोनों ही जो मतलब इंपोर्ट हो क्या ये उसको भी। अब आप कपड़ों में देखते हो ना कि कुछ कुछ जब सेल करते तो बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट है, अलग से बोल देते उसको कि ये आया मतलब बाहर से आया है, ठीक है। तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है, है ना, कि एक तो हमारे देश का बना है कुछ और एक बाहर से आया है, ठीक है। तो दोनों को सेम ही रखना है इसमें, ताकि तभी तो हो पाएगा ना अच्छे से व्यापार, तभी तो आप बाहर से आयात कर पाओगे। जब आपके देश में बाहर का जो सामान है वो बिकेगा तभी तो आप आयात करोगे और सामान की डिमांड मार्केट में होगी, राइट। तो उससे क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा दोनों देशों के बीच, कि एक देश का कोई सामान है वो दूसरे देश में बिकेगा और उस देश का इस देश में बिकेगा, दोनों में अच्छे से व्यापार होगा, दोनों आपस में आयात भी करेंगे, दोनों आपस में निर्यात भी करेंगे। तो इसके लिए ये सिद्धांत बनाया गया कि विदेशी वस्तुओं के साथ घरेलू सामानों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए, और ये कि देश ऐसी नीतियां बनाने में सक्षम नहीं है कि उसके घरेलू उत्पाद को विदेशी उत्पाद पर कोई लाभ देती है, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कि जो इम्पोर्ट हो क्या है उसको भी मतलब विदेश के सामान को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है जितनी खुद के घरेलू सामान को। ये WTO का सिद्धांत बनाया गया है, जो भी कंट्रीज WTO की मेंबर्स हैं उनको इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। आई होप जो मैंने 3 आपको प्रिंसिपल्स बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए। रेसिप्रोकल पारस्परिकता, यानी सभी को मतलब एक अगर टैरिफ कम कर रहे तो दूसरे देश को भी टैरिफ कम करना पड़ेगा। और सेकंड था आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन, कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन में आपकी कंट्रीज आती है उनके लिए टैरिफ का जो है आपको परसेंटेज है वो सेम रखना पड़ेगा, और टैरिफ नॉन टैरिफ दोनों का। और साथ ही साथ जो गुड्स या बाहर से आ रहे हैं दूसरे देश से और जो घरेलू सामान है दोनों को क्या देनी होगी, सेम प्रेफरेंस सेम इम्पोर्टेंस देनी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे प्रिंसिपल्स WTO के जो मैंने अच्छे से आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब हम बात करेंगे संगठन के स्ट्रक्चर की, यानी संगठन के ढांचे की हम बात करेंगे। देखिए कोई ना कोई जब ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है, उसमें अलग अलग सब बॉडीज़ बनी हुई होती है, ढांचा होता है ना पूरा, कि पहले आपका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मतलब अलग अलग सबके होते हैं जो कार्यरत होते हैं, उनके माध्यम से उन विभागों के माध्यम से कार्य पूरे किए जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही आपका जो WTO उसका भी स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रॉपर, तो उसके बारे में हम देखते हैं। कभी कभी इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इस संगठन के ढांचे में जो आपका फर्स्ट लेवल होता है, सबसे ऊपर होती है आपकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीन्स कहने का
ये आपका फर्स्ट लेवल है, ठीक है, मतलब सबसे ऊपर यही कार्य करते हैं, ठीक है। फिर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में आती है आपकी जनरल काउंसिल होती है एक, ठीक है। जनरल काउंसिल में जो प्रतिनिधि होते हैं, मेंबर्स के जो प्रतिनिधि होते हैं वो इसमें मैन होते हैं, और जो भी मीटिंग्स होती हैं उनमें इनको क्या होना पड़ता है, भाग लेना पड़ता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट लेवल। फिर सेकेंड लेवल पे आपके होते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, यानी विवाद निपटारे की जो बॉडी है, मतलब विवाद निपटारा का एक विभाग बना हुआ है, वो है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ये है आपके सेकेंड लेवल पे। और एक है आपकी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, यानी व्यापार की जो नीति बनाई गई है उनको जो उनकी देखरेख जो करती है, उसका जो विभाग है वो है आपका ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो ये आपके सेकेंड लेवल पे आएगी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर थर्ड लेवल पे है आपकी काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, यानी सिर्फ गुड्स में जो ट्रेड हो रहा है, सिर्फ जो सामान, किसी वस्तु का जो ट्रेड हो रहा है, उसके लिए एक अलग से काउंसिल बनाया गया है। और काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, और जो सेवाओं का व्यापार हो रहा है उनके लिए अलग से काउंसिल बनाया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक और काउंसिल बनाई गई है आपकी किसके लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए, ठीक है। कि जो कुछ नया इन्वेंशन होता है उसका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सबकी देखरेख के लिए एक अलग से ही विभाग बना दिया गया है, वो है काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका विश्व व्यापार संगठन WTO का, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले होता है फर्स्ट लेवल पे मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है आपकी, ठीक है, जिसको भाग लेना पड़ता है। जो भी मीटिंग्स होती है, जो भी मीटिंग्स होती है, मैंने बताया था ना, जो भी मीटिंग्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, MC, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, है ना। इसमें होती है आपकी जनरल काउंसिल, सामान्य परिषद, ठीक है। फिर सेकेंड लेवल पे एक तो हो गया आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट, विवाद निपटान निकाय, और एक हो गया आपका व्यापार नीति समीक्षा निकाय, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, है ना। उसके बाद थर्ड लेवल पे जो गुड्स में जो ट्रेड हो रहा है, माल में व्यापार के लिए अलग से काउंसिल परिषद है, और सर्विसेज में व्यापार के लिए, सेवाओं में व्यापार के लिए अलग से परिषद, और एक काउंसिल बनाया गया है बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए है। तो ये कुल मिला के प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर है किसका, WTO का। तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो जनरल काउंसिल है, सामान्य परिषद है, वो किस तरीके से किसी चीज़ के ऊपर निर्णय लेता है, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस क्या होती है, वो भी आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, दो तरीके से डिसीजन में लिया जाता है ये जनरल काउंसिल के द्वारा। एक तो होता है आपका इन थ्योरी और एक होता है इन प्रैक्टिस। आइए समझते हैं कैसे। एक तो आपका नॉर्मली होता है कि जो सारे मेंबर्स हैं, कोई भी टॉपिक आपका जिसके रिगार्डिंग मीटिंग हो रही है, हो सकता है वो टैरिफ, नॉन टैरिफ से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है, राइट। उसके लिए जो डिसीजन लेने की प्रोसीजर होगी वो क्या होगा, वोटिंग, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं वो सब क्या देंगे, वोट देंगे। एक कंट्री का एक वोट रहेगा, ठीक है, 1 कंट्री 1 वोट, ठीक है। डिसीजन बाय सिंपल मेजोरिटी, यानी जिनके वोट ज़्यादा होंगे, मतलब कि जिस मत के ऊपर ज़्यादा वोट होंगे वही आपका क्या लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा WTO के अंडर में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो सिंपल सा है, वोटिंग आप सब समझते हैं, राइट, कि मेजोरिटी के द्वारा कि जो जिस चीज़ के लिए वोट ज़्यादा होते हैं, एक तो मैं बोल दूं कि नहीं मुझे बर्गर खाना है, एक बोलेगा पिज़्ज़ा खाना है, तो जिसके बर्गर के ज़्यादा वोट होंगे तो वही आपका डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है, ये गेट स्टाइल कंसेंसस मेथड है। मतलब जब गेट लागू हुआ था तब जो मेथड तरीका अपनाया जाता था वो है, उससे क्या होता है, प्रिंसिपल सप्लायर प्रिंसिपल। मतलब जो दो देश आपस में व्यापार कर रहे हैं, सिर्फ वही दो देश मान लीजिए, उन्हीं से रिलेटेड कोई क्या लेना है,
कोई सॉल्यूशन निकालना है या फिर कोई मतलब नया रूल बनाना है, ठीक है। तो जिन जिन देशों के बीच में सिर्फ है ना वही रहेंगे, इसमें पूरे सारी मेंबर कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। बस जिन जिन देशों का काम है, जिन जिन देशों के बीच में बात होनी है, किसी कोई भी टॉपिक हो सकता है व्यापार से संबंधित, उसको लेके, तो वही देश क्या होंगे इसमें शामिल होंगे। और उसके बाद आपकी जो ग्रीन रूम मीटिंग है वो एग्जीक्यूट की जाएगी। मतलब कि जिन देशों का काम है सिर्फ वही देश रहेंगे इस मीटिंग में, और आपस में कोई भी जो डिसीजन बन पाएगा उनसे वो ले लेंगे। सारे देशों को इनमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक होता है कि दो के बीच में लड़ाई हुई है, ठीक है, तीसरा बोलेगा मैं क्या कर रहा हूँ भाई, तुम दोनों आपस में देखो, मेरा तो ऑलरेडी सेट है तो मैं क्यों रुकूँ, ठीक है। तो वो बोलेगा आप अपना अपना देखो, तो वो आपस में ही अपना कोई रूल बना लेंगे नया, राइट। तो इसमें दो तरीके हैं आपके, एक तो आपका वोटिंग और दूसरा आपको ग्रीन रूम मीटिंग के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ में आ गया कि जनरल काउंसिल के थ्रू किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है WTO के अंडर में, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट। अभी हमने बात की थी निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से विवाद का निपटारा किया जाता है। मान लीजिए दो देशों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो गया है व्यापार से संबंधित, तो उसका निपटान करने के लिए क्या प्रोसेस की जाएगी, उसको हम देखते हैं किस तरीके से किया जाता है। WTO किस तरीके से करता है, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, उसके लिए कंसल्टेशन रखा जाएगा। जिन दो देशों के बीच में आपस में प्रॉब्लम चल रही है उन दो देशों की काउंसलिंग की जाएगी, उनको कंसल्टेशन दिया जाएगा 60 डेज का। दोनों को क्या बतानी पड़ेगी, अपनी अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी कि मुझे इस देश के साथ व्यापार करने में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, और दूसरे देश को जो प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम्स बता देगा, ठीक है। मतलब पहले क्या किया जाएगा, जो सभा बैठेगी उसमें दोनों देशों की बात सुनी जाएगी सिर्फ, ठीक है। उसके बाद 45 डेज का पैनल बिठाया जाएगा। पहले उन्होंने सुन लिया, अब वो पूरा जांच पड़ताल करेंगे कि कौन सा देश सही बोल रहा है, किस देश को प्रॉब्लम रियल में फेस करनी पड़ रही है। जांच पड़ताल करने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर पैनल जांच पड़ताल करेगा, और 6 महीने के अंदर अंदर जो फाइनल पैनल रिपोर्ट है वो दे दी जाएगी, दोनों देशों की पार्टीज को वो दे दी जाएगी, ठीक है। फिर पैनल रिपोर्ट सबमिट के बाद अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट हो गया 6 मंथ के अंदर, तब तो ठीक है। मतलब दोनों देशों ने मतलब मान लिया कि चलो ये रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग हम आगे जाके कार्य करेंगे, चलो हमारा विवाद सॉल्व हो चुका है। 6 मंथ के अंदर अगर उनको ये फील हो जाता है कि उनका विवाद सॉल्व हो गया, तब तो ठीक है। अगर नहीं होता है तो क्या की जाती है, कोई भी देश जिसको अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला है वो क्या करेगा, 60 to 90 डेज में अपील करेगा फिर से कि मुझे पैनल में जो रिपोर्ट आई है उससे को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे अभी भी सॉल्यूशन नहीं मिला है, ठीक है। तो फिर क्या करेगी, DSB एडॉप्ट्स रिपोर्ट को एडॉप्ट करेगा। उसमें जो पैनल ने रिपोर्ट बनाई थी उसको देखेगा कि भाई क्या गड़बड़ी है, क्यों नहीं हुआ, थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे। उसके बाद उसमें सुधार भी करेंगे कि बोलेंगे भाई देश को कि चलो ठीक है हम सुधार करते हैं, दूसरे देश से बात करते हैं, अगर आपस में आप मान जाते हो तो हम सुधार कर देंगे। बट सुधार अगर नहीं हो पाता है, मतलब मान लीजिए अब इंडिया और चाइना का ही आपने देखा होगा कि चाइना से बहुत दिक्कत आ रही थी इंडिया को, तो इंडिया ने लास्ट क्या करा, अगर सुधार नहीं हो पाया तो क्या करा लास्ट में, फिर अब वो क्या कर देंगे, अथॉरिटी दे देंगे। WTO का जो पैनल है वो अथॉरिटी दे देगा कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, हमने सारा कुछ कर दिया। अब इसके बाद भी अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप डिसाइड कर लो कि आपको व्यापार करना है या नहीं करना इस देश के साथ। अगर आप रद्द भी करना चाहो व्यापार करना, मतलब बंद भी करना चाहो, जैसे इंडिया बोल दे कि हमें चाइना के साथ व्यापार करना ही नहीं है, इस पे प्रतिबंध है, तो वो आप कर सकते हो, हम आपको इसकी अथॉरिटी देते हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। उसको बोलेंगे रिटेलिएशन,
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप किस तरीके से विवाद का निपटान किया जाता है। अगर कोई नॉर्मल प्रॉब्लम होती है तो वो पैनल की रिपोर्ट के बाद ही सॉल्व हो जाती है, बट अगर कुछ मतलब इम्पोर्टेंट थिंग होती है जो आपस में नहीं क्लियर हो पाती है तो उसके बाद वो अथॉरिटी दे देते हैं कि आप दोनों अपना देख लो। अगर आप व्यापार करना ही नहीं चाहते हो तो दोनों देश प्रतिबंध लगा लो अपने अपने कि जो भी अगर करेगा तो उसको फाइन भरना पड़ेगा या कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, अथॉरिटी दे देता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया। आज की क्लास में हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ लिया स्टूडेंट्स बताओ जल्दी से। मैम हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, WTO का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया और साथ ही साथ गेट और WTO के बीच डिफरेंस भी देख लिया हमने। WTO के प्रिंसिपल्स के बारे में भी बात कर ली। अब कल की क्लास में हम आगे बात करेंगे, किसके बारे में करेंगे बोलो? WTO के कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा 3 क्लासेस में प्रॉपर आपका WTO। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। जो भी स्टूडेंट्स PDF नोट्स चाहते हैं वो जाके वेबसाइट से ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और स्टूडेंट्स आप अपनी फीडबैक भी दिया कीजिए कि आपको कैसी लगती है क्लासेस, कमेंट में मुझे बताया कीजिए ताकि मुझे पता चल पाए चीज़ों का। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई भी क्वेरी अपडेट चाहिए हो आप फिलर फॉर्म की वेबसाइट पे जाके अप्रोच कर सकते हो, ये सभी सोशल साइट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, सभी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, क्लासेस लेते रहिए। बाय, टेक केयर।